मोसाद और सीआईए शिकंजा कसता जा रहा है अपनी, जिसको आप कहें कि निष्ठा की हरकत एक निम्न लेवल पर जा करके जो कर रहा है अमेरिका, तो उससे अमेरिका की अपना अस्तित्व गिर रहा है। अब सीआईए जो है वो पोस्ट कर रहा है पर्शियन में कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, मतलब आपको वहां पर जासूस चाहिए। महीना पहले कहा था कि हमने उनके अश्फहान है, नेतान है और एक जगह और है जहां पर हमने तीनों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनका न्यूक्लियर प्लांट। अब वहां कुछ नहीं बचा है और उसके बाद अगर रिबिल्ड कर लिया और ये बनाना चाह रहा है न्यूक्लियर बम, तो मतलब 6 महीने में अगर ईरान इतनी तैयारी कर लेता है कि अपने ध्वस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके फिर से रिबिल्ड करके और यूरेनियम इन्वेस्टमेंट 60% से ऊपर लेके चला जाता है, तो ये दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा स्पीड में काम हुआ है ये। है कि अभी रिसेंटली जो है लेटेस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की जिस वक्त स्पीच चल रही थी, स्टेट ऑफ द यूनियन बोलते हैं, एनुअल स्पीच इनकी, उसी वक्त कांग्रेस के अंदर हंगामा आ रही थी। इल्हान उमर और बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स जो है उन्होंने पूरे के पूरे जो है उसके अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने फलस्तीनियन वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ खवातीन ने फलस्तीनियन स्कार्फ वगैरह भी लिए हुए थे। तो ओवरऑल ये है, देखिए बेसिकली ये लोग क्या हैं, कौन है, इसकी पूरी असलियत जानना ज़रूरी है। और बेसिकली अमेरिका की जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो किस लिए उड़ी हुई हैं, जो बात मैं बार-बार बोलता हूँ आपके यहाँ प्रोग्राम में कि भई पूरी दुनिया और ख़ास तौर से जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं हम, ये पूरे का पूरा एक पोस्ट अमेरिकन एरा में दाखिल हो चुका है। और पोस्ट अमेरिकन एरा क्या है? डी-डॉलराइज़ेशन, ये बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। अब आप देखिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मेंबर ईरान बन चुका है। ब्रिक्स बहुत बड़ा फोरम है, नियरली जो 60% वेल्थ जो है पूरे दुनिया का, ये सिर्फ ब्रिक्स ममालिक के पास है। जनूबी अफ्रीका है, ब्राजील है, भारत है, ईरान है, और आप देखिए कि उसके अंदर अब यूएई भी मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, रूस है, तो ये जो है चाइना है, तो ये सारे के सारे अलग अलग हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। राशिद रिजवी साहब, आपसे भी मैं चाहूंगा कि इस तरह के हमले, इस तरह की चीजें, हालांकि वहां से कोई अभी हमें वहां का कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह का बयान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें तमाम चलाई जा रही हैं। हिंदुस्तान के अखबारात ने भी दी हैं। तो आपको, क्योंकि मैं अभी प्रेस टीवी भी देख रहा था, तो वहां पे भी इसको लेकर के कहीं कोई अ, ज़्यादा मामलात हमें कहीं दिख नहीं रहे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या लग रहा है कि ये हमला हुआ है? क्या है इसके पीछे? 100 लोग हमलावर मारे भी गए, ऐसा भी बताया जा रहा है। है क्या ये? राशिद रिज़वी साहब, अनम्यूट कर लें। राशिद साहब अनम्यूट कर। जी मुमताज भाई, पहले तो हमको मुजाहिदीन खल्क के बारे में जानना चाहिए कि ये संगठन बना कब, क्यों बना, इसके बनने की वजह क्या थी और ये इस तरह की हरकत क्यों हो रही है। मुजाहिदीन खल्क ये तब ये बना था 1965 में। ये शाह के दमन के खिलाफ बना था और जब वहां पर क्रांति आई हुमैनी की, तो उस क्रांति में इसने साथ में तख्ता पलट में साथ पूरा सहयोग किया। उसके बाद जब जमहूरियत इस्लाम आया, तो ये इस्लामिक रूल्स के खिलाफ हो गई है। ये वहां पर उनका विरोधाभास हो गया हुमैनी से, और बार-बार ये उस चीज़ को डिस्टर्ब करते रहे। बाद में इनको बागी बना दिया गया, इनको बगावत के ऊपर कर दिया गया, जबकि ये 3 इंजीनियर थे, 3 इंजीनियरों ने मिल करके इस संगठन को बनाया था। तो अभी एक इंजीनियर शायद अली असगर समथिंग कुछ नाम है, वो वहाँ से ईरान से हट गए थे। 2 को जेल में डाल दिया गया था, शायद उनको फांसी दी गई थी। और जो एक थे वो ब्रिटेन में थे, तो उनकी पत्नी आज भी ब्रिटेन में है और वो भी वहां से ट्वीट कर रही हैं तख्ता पलट के लिए। तो एमईके के नाम से है, ये मुजाहिदीन खल्क के नाम से है। तो आपने एक चीज और देखा होगा कि आज सीआईए ने पर्शियन में एक मैसेज भेजा है
कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका ट्वीट है पर्शियन में। और इससे पहले भी जून से ही आपने ये देखा होगा कि मोसाद और सीआईए दोनों मिल करके लगे हुए थे खामनाई को खत्म करने में, और अपनी कोशिशों में ये कामयाब नहीं हो पाए। वो चीज़ इनकी रेगुलर चालू थी, पिछले 1 डेढ़ महीने से भी आप देख रहे हैं, जनवरी से भी ये लगे हुए थे पीछे कि किसी तरीके से खामनाई पर हमला कर दिया जाए, खामनाई को खत्म कर दिया जाए। पूरी कोशिश थी इनकी। खामनाई की असली लोकेशन खामनाई के खास लोगों को ही रहती है, सबको नहीं रहती है। उनका ऑफिस है, उनका ऑफिस कोई एक जगह पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई लोकेशन किसी ने लीक की है कि खामनाई वहां पर हैं, तो बस पूरा ग्रुप जा करके वहां पर गोलीबारी करने लगा, हंगामा आराई करने लगा। अब वहां पर तब आईआरजीसी के लोग आए, उन्होंने कंट्रोल किया, उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनके लोग भी इसमें 2 या 3 लोगों का आ रहा है ये फिगर कि हलाक हुए हैं वो, और बाकी इनका फिगर एकदम क्लियर नहीं है। ये जो 100 का फिगर आ रहा है ये वेस्टर्न मीडिया दे रहा है। लेकिन ईरान के अगर ईरान ऑब्जर्वर वगैरह से अगर आप ये देखना चाहेंगे तो उसमें ये 15 से 20 लोगों तक का रेशियो दिखाया जा रहा है कि इतने लोग जो है क्रॉस फायरिंग में मारे गए, फिर लोग भाग गए। तो आज भी सीआईए लगा हुआ है, आज भी मोसाद लगा हुआ है, किसी तरीके से खामनाई को खत्म कर दी जाए। खामनाई को ये ट्रैक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि खामनाई की लोकेशन बदलती रहती है, कोई एक लोकेशन पे खामनाई नहीं रहते हैं। ये उनका अपना पर्सनल सुरक्षा का मैटर है और ईरान के अंदर दुश्मनों की कमी नहीं है। अब जो एहतजाज हो रहे थे वो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 2 गुट हो गए हैं, एक एंटी गवर्नमेंट और एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट। अब वहां पे चल रहा है, अभी सड़क पे तो नहीं आ पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको भी इंडिकेट कर दिया है कि आप प्रोटेस्ट बिल्कुल करो, हम आपके प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के हंगामा आराई मत करना और किसी भी इसको हिंसक मोड में मत ले आना, वरना हम वही करेंगे जो हमने पिछले महीने किया था। तो एक थोड़ा-सा डर भी बना हुआ है। तो मुमताज़ भाई, ईरान के ऊपर जिस तरीके से मोसाद और सीआईए शिकंजा कसता जा रहा है, अपनी जिसको आप कहें कि निष्ठा की हरकत एक निम्न लेवल पर जा करके जो कर रहा है अमेरिका, तो उससे अमेरिका की अपना अस्तित्व गिर रहा है। अब सीआईए जो है वो पोस्ट कर रहा है पर्शियन में कि आप हमसे कांटेक्ट करिए, मतलब आपको वहां पर जासूस चाहिए, आप वहां पर उपद्रवी आपको चाहिए, जासूसी चाहिए, मतलब ग्रेट अमेरिका ऐसे होगा, मेक अमेरिका ऐसे होगा कि आप एक मुल्क के ऊपर इस तरीके से मीन लेवल तक जा करके ऐसे हरकतें आप कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अमेरिका को बनाएंगे। तो जो स्थितियां बन रही हैं अभी भी, मतलब ईरान के तो कंट्रोल में है, और ईरान ने आज भी ये बात कही है कि वार्ताएं होगी, ठीक है। कल का आप देखिए, कल वहां पर स्टेट ऑफ यूनियन की मीटिंग हुई थी, उसमें उनका भाषण था डोनाल्ड ट्रम्प का। वो घुमा फिरा करके पूरा ईरान के ऊपर नचाते रहे, फिर इंडिया के ऊपर भी उन्होंने सैंक्शन वो बढ़ा दिया, सोलर एनर्जी के ऊपर टैरिफ 126% तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो खैर ये उनकी हरकतें हैं, वो करते रहते हैं। तो ईरान के ऊपर उन्होंने कहा कि ईरान जो है बहुत जल्दी जो है वो बम बनाने के करीब है और हम ऐसा करने नहीं देंगे ईरान को। ईरान अगर बातचीत से मानता है तो ठीक है, वरना उस पे बहुत बड़ा हमला करेंगे हम। आपने 6 महीना पहले कहा था कि हमने उनके अस्फ़हान है, नेतान है और एक जगह और है जहाँ पर हमने तीनों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनका न्यूक्लियर प्लांट। अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद अगर रिबिल्ड कर लिया और ये बनाना चाह रहा है न्यूक्लियर बम, तो मतलब 6 महीने में अगर ईरान इतनी तैयारी कर लेता है कि अपने ध्वस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके फिर से रिबिल्ड करके और यूरेनियम इन्वेस्टमेंट 60% से ऊपर लेके चला जाता है, तो ये दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा स्पीड में काम हुआ है ये।
जो खुद अमेरिका भी नहीं कर सकता। या तो अमेरिका आज झूठ बोल रहा है, या तो अमेरिका उस दिन झूठ बोला था कि हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। फिर बोलता है कि अपना यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम आप देश के बाहर लेकर के आओ। तो उसकी बातों में इतना कन्फ्यूजन है, वो खुद क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है। और जो बंदोबस्त पूरा उसने किया है, बंदोबस्त करके अमेरिका फंसा हुआ है। वो ये सोच रहा है कि अगर हम हमला करते हैं तो हमले से हमारी जंग की लंबाई क्या हो जाएगी, इसके बारे में कोई पता नहीं है। अभी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी खरीद लिया, एंटी क्रूज वो बात चल रही है चाइना से, अगर वो आ गई तो एक ताकत ईरान की और बढ़ जाएगी, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरे में आ जाएंगे। और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस चैप्टर को हम क्लोज करें। इजराइल क्लोज करने नहीं दे रहा है। इजराइल बीच बीच में फोर्स कर रहा है इनको कि बस हमला कर दो, यही मौका है, यही गोल्डन चांस है। वो नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा। तो मुमताज भाई, आज जो हालात बना करके अमेरिका ने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, उसके जिम्मेदार वो खुद है। आज आप जाइए ईरान के मार्केट में, पब्लिक जो है बिल्कुल मुतमईन है, आराम से टहल रही है, घूम रही है। उसको पता है कि हमारी घेराबंदी है, हम पे कभी भी हमला हो सकता है। तो वहां की पब्लिक की ओपिनियन है कि होना है तो एक बार हो जाए और अमेरिका भी उसका अंजाम देख ले। तो अमेरिका भी, ईरान भी मुतमईन है। ईरान बार बार कहता है, अमेरिका का एक ही मुद्दा है कि आप पहले ये कंफर्म करो कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे। अब ईरान रेगुलर बोलता जा रहा है कि मैं रेगुलर बम नहीं बनाऊंगा। वो बोलता जा रहा है, आज से नहीं, वो सालों से बोल रहा है कि हमारे यहाँ, हमारे मजहब में ऐसे हथियार हराम है जो जेनोसाइड करें, तो हम ऐसे हथियार को डेवलप नहीं करेंगे। अब वो बोलता भी जा रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, अब आप कह रहे हो कि आप कंफर्म करो कि आप नहीं बनाओगे। तो मतलब कि आप ये नहीं चाहते हो कि मैटर किसी तरीके से बातचीत में खत्म हो। और ये बातचीत जो चल रही है, ये बम का, न्यूक्लियर का एक बहाना है। इनको खाली वहां का तेल चाहिए, अपनी पार्टनरशिप चाहिए, और तेल के हिस्से में कुछ कंट्रोल चाहिए। जिस बैठक में ईरान ने कह दिया कि ठीक है, हम आपको अपने इतने एरिया दे देते हैं, अपना प्लान लगा करके आप तेल निकालो और बेचो। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ईरान खुल कहेगा कि मैं न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा हूं। अमेरिका कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, 5-6 बनाना, ज्यादा मत बनाना। क्यों मुमताज भाई? ये सही है और यही सूरत हाल है और एक खौफ तो है। अभी हमने ये आपको देखो दिखाते, मोहम्मद रईस साहब लिखा है अब्दुल वाहिद साहब के आज ट्रम्प ने अपने पार्लियामेंट में एक खिताब में कहा है कि ईरान की मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे यूरोप, यहाँ तक कि अमेरिका के शहर तक पहुंच सकती हैं। और ये बात हमने कई बार कही कि आज ईरान की इतनी ताकत है। तो सवाल ये है कि इसको बताने का मकसद क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लोगों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को डराना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि भाई सब जो है ईरान के जद में है। ये भाई दुनिया में तमाम जो अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, तो वो तो लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, जो भी है अपनी सिक्योरिटी की ताकत करते हैं। लेकिन इस तरह के बयान का क्या मकसद है? और खास तौर से उस वक्त की जब हमले की तैयारी है पूरी, जैसा कि कहा जा रहा है। अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि अभी रिसेंटली जो है लेटेस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की जिस वक्त स्पीच चल रही थी, स्टेट ऑफ द यूनियन बोलते हैं, एनुअल स्पीच इनकी, उसी वक्त कांग्रेस के अंदर हंगामा आ रही थी। इल्हान उमर और बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स जो है, उन्होंने पूरे के पूरे जो है उसके अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने फलस्तीनियन वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ खवातीन ने फलस्तीनियन स्कार्फ वगैरह भी लिए हुए थे। तो ओवरऑल ये है, देखिए बेसिकली ये लोग क्या हैं, कौन है, इसकी पूरी असलियत जानना ज़रूरी है। और बेसिकली अमेरिका की जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो किस लिए उड़ी हुई हैं, जो बात मैं बार-बार बोलता हूँ आपके यहाँ प्रोग्राम में, कि भई पूरी दुनिया और ख़ास तौर से जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं हम, ये पूरे का पूरा एक पोस्ट अमेरिकन एरा में दाखिल हो चुका है। और पोस्ट अमेरिकन एरा क्या है? डी-डॉलराइज़ेशन, ये बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। अब आप देखिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मेंबर ईरान बन चुका है। ब्रिक्स बहुत बड़ा फोरम है। नियरली जो 60% वेल्थ जो है पूरे दुनिया का, ये सिर्फ ब्रिक्स ममालिक के पास है। जनूबी अफ्रीका है, ब्राजील है, भारत है, ईरान है, और आप देखिए कि उसके अंदर अब यूएई भी मेंबर बन गया है ब्रिक्स का।
रूस है, तो ये जो है चाइना है, तो ये सारे के सारे ममालिक ये छोटे ममालिक नहीं है। और और पूरे 70 ब्रिक्स के मुल्कों अंदर को और जो दावत दी गई है। 70 और मुल्कों को और दावत दी गई जी है कि आप जो जी है लोकल ट्रेड कर सकते हैं इसके जरिए। और उसके बाद जो उन्होंने न्यू बैंक बनाया है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, उस बैंक का और इसका पूरा पर्पस ही यही है कि लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड किया जाए। यानी भारत को अगर रशिया से तेल लेना है तो भारत रुपए में तेल ले। इसी तरह से आप देखिए कि जब ईरान से जब सैंक्शंस लगे थे मनमोहन सिंह के जमाने में, तो सैंक्शंस से बचने के लिए भारत ने ये किया कि भारत का एक यूको बैंक है, तो यूको बैंक के थ्रू, क्योंकि यूको बैंक की ब्रांच यूएस वगैरह या उसमें नहीं है, तो जब यूको बैंक यूरोप या अमेरिका में ऑपरेट करता ही नहीं है, सिर्फ भारत के उसमें है, तो यूको बैंक को ऑपरेशनलाइज किया, चैनलाइज किया भारत सरकार ने। और मनमोहन सिंह के जमाने में जितना ऑयल वगैरह और जो कुछ आता था ईरान से, उसकी पेमेंट यूको बैंक के थ्रू होती थी, इंडियन करेंसी में होती थी। आप देखिए कर्नल ममरल कज्जाफी, उनको भी जो रास्ते से हटाया गया है उसका बेसिक पर्पस यही था कि वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे। उन्होंने बाकायदे किताब लिखी थी इसके ऊपर। तो अमेरिका का बेसिकली ये है कि जो उसने इब्तदाई दौर के अंदर जिस वक्त पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसके कैटर्ड था और बिल्कुल जो है देखिए आपके वो एक सूरत हाल अलग थी, खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई थी और पूरे के पूरे वो जो है, तो एक कसब पुरसी के आलम में मुसलमान थे उस दौर में, और उनके अंदर ये बिल्कुल सिकत नहीं थी कि वो रिटेलिएट करना तो दूर की बात है, वो किसी भी तरह का की मुजाहिमत की उनकी उस पोजीशन में थे ही नहीं। तो इन्होंने जिस तरह से जैसे चाहा, आपके ही इसी उसमें प्रोग्राम में मैंने बोला है कि साइकस पिकॉट कौन थे, जर्मन वो ब्रिटिश एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर, 16 मई 1916 की बात है। इन्होंने किस तरह से ब्रिटेन के अंदर कैफे में बैठ करके पूरे का पूरा टिश्यू पेपर पर मैप बनाया था मिडिल ईस्ट का किस तरह करना है। तो उस वक्त रूबे जवाल थे मुसलमान। अब क्या है कि अब धीरे 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 बहुत सारे मुस्लिम पावरफुल कंट्रीज डेवलप हुए हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तुर्किया जो है उस पूरे रीजन के अंदर एक पावर है, ईरान के पास देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर ईरान एक बहुत ज्यादा एडवांसमेंट लिए हुए है। आप देखिए कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो कभी यूरोप वगैरह में होते थे, अमेरिका में होते थे, आजकल बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस मुस्लिम ममालिक में होने लगे हैं, दोहा में होने लगे हैं, यूएई में होने लगे हैं, सऊदी अरब में होने लगे हैं। तो पूरे का पूरा एक शिफ्ट हो रहा है। अरब ममालिक के साथ दिक्कत यह है कि चूंकि उनके पास एक खुदादाद चीज मिल गई, ऑयल वगैरह ये सब, विदाउट एनी एफर्ट, तो उन्होंने उस तरह से उस चीज को डेवलप नहीं किया। और चूंकि वो शुरू में बहुत सारी रीगन वगैरह और उससे भी पहले बहुत सारी ट्रीटी यानी जिसको हम पेट्रो डॉलर कहते हैं उन्होंने साइन कर रखा था, तो वो मजबूरी है बेचारों की। और दूसरे ये है कि वहां जो है बादशाहत है। अब आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर जब मुगल बादशाहों का डिक्लाइन चल रहा था, तो आपको याद होगा मेरठ के दो सैयद बरादरान बड़े मशहूर थे, वो 24-24 घंटे में दिल्ली में तख्त पे बादशाह बिठा दिया करते थे। तो आप सोचिए कि बादशाहत जो है सबसे कमजोर कड़ी होती है किसी भी मुल्क की, और बादशाहत को कंट्रोल करना अमेरिका और इस तरह जैसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई तुम हो। और आप देखिए कि बहुत सारे ममालिक की सूरत हाल ये है कि 100-150 प्रिंस, ये सब जितने ममालिक हैं, ओमान हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सब बिल्कुल सजदारेज हैं व्हाइट हाउस के उसमें। और वो जब चाहेगा व्हाइट हाउस, आपको याद होगा जो बाइडन का एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सऊदी अरब से अपनी जो है उनके महल्लात की सिक्योरिटी हटा लूं तो तख्ता पलट हो जाएगा। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन के बीच तलखी बहुत ज्यादा देखने में आई थी। तो सवाल यह है कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसा क्या था। तो पूरी की पूरी सूरत हाल यह है, अब सिनारियो चेंज है। जैसे आप देखिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, ये भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इनके अपने बायलेटरल एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री वगैरह के सब कुछ होता है। तो जब ये सारी चीजें एक्सचेंज हुई हैं तो अमेरिका को लगा ये कि भाई अब अमेरिका के हाथ से दुनिया का इख्तिदार या जो वो वर्ल्ड पुलिसमैन बनता था अपने आप को, वो जो है स्टेटस अमेरिका का खत्म हो रहा है। तो वही बात है
ये जो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कोई भी आ जाए, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को नहीं घुमा सकते। दुनिया पोस्ट अमेरिकन एरा में दाखिल हो चुकी है और यही रीजन है कि अब तक ये ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए हैं। कोवर्ट ऑपरेशंस के अलावा इनके पास अभी फिलहाल अमेरिका वगैरह के पास कोई चारा नहीं है कि ये किसी भी मुल्क के अंदर इस वक्त कोई भी कार्रवाई कर सके।